हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 15 जो क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के ऊपर बेस्ड होंगे। और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके गद्यांश यानी कि पैराग्राफ के होंगे, जिसमें आपने गद्यांश को, पैराग्राफ को पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो 15 जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके मेनली ग्रामर के ही क्वेश्चन होंगे, हिंदी व्याकरण के ही क्वेश्चन होंगे। इनको आज हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्जाम में पूछे गए थे, इनको हम थोड़ा डेप्थ और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर डिराइव होता है तो आपको वो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड के रिलेटेड 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा अयोग बहा है। अयोग बहा जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विसर्ग जो है वो आपका अयोग बहा है। आपको पता होगा विसर्गों का जो प्रयोग है वो संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का जो प्रयोग है वो नहीं के बराबर होता है। कुछ गिने चुने विसर्ग युक्त शब्द में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंता हो गया, पुनः हो गया, प्राय हो गया। ये जो शब्द हैं वो आपके हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो विसर्ग जो है वो आपका अयोग बहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं महाप्राण के बारे में भी। महाप्राण आपको पता होगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये आपने याद रखना है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे ख हो गया, घ, छ, झ, ठ, ण, थ, त, थ, प, भ, ये जो है वो आपके महाप्राण है। उसी तरह श, श, ह जो हैं ये भी आपके महाप्राण है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके क हो गया, ग हो गया, च, ज, ण, त, थ, न, प, ब, म जो हैं ये आपके अल्प प्राण हैं, ये आपने याद रखना है। तो अयोग बहा इनमें से कौन सा है? तो विसर्ग जो है वो आपका अयोग बहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो आपको पता होगा शुद्ध अशुद्ध से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपको पता है प्राण जो है वो, प्राण, ये जो है प्राण जो है वो आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि क वर्ण जो है वो किसके योग से बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क जो वर्ण है वो किसके योग से बना है? आपका क प्लस के योग से ये बना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपने बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अंश हिस्सा जो है वो आपके युग्म जो है वो कौन सा, ये जो युग्म है वो शब्द जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो पतझड़ का जो विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बसंत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बसंत जो है वो आपका पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, ये आपने याद रखना है।
अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द जो होता है वो विलोमार्थक शब्द कहलाता है। जैसे दिन रात हो गया, यहाँ रात शब्द जो है दिन शब्द का ठीक उल्टा है, उल्टा अर्थ जो है वो व्यक्त कर रहा है, अतः ये विलोम शब्द है। तो ये आपने याद रखना है, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उसी तरह भाषा में भावों और विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान जो है वो उपयोगी होता है, ये आपने याद रखना है। तो पतझड़ का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो आपका बसंत होगा। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अंत शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अंत शब्द का विलोम आदि होगा। उसी तरह आशा शब्द का विलोम शब्द निराशा होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अनाचार होगा। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ईश शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अनीश होगा। उत्तम शब्द का जो विलोम होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, उत्तम शब्द का जो विलोम होता है वो अधम होता है, ये आपने याद रखना है। उज्ज्वल शब्द का जो विलोम होता है वो धूमिल होता है। उसी तरह उपयुक्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अनुपयुक्त होता है। और उसी तरह इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे ईस्ट ईस्ट शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अनिष्ट होगा, ये आपने याद रखना है। उसी तरह ढाल शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि ढाल शब्द का विलोम क्या होगा, वो तलवार होगा, ये भी आपने याद रखना है। और बलवान शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो बलहीन होगा। बुराई शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो भलाई होगा। और बुद्धिमान शब्द का मूर्ख होगा, ये आपने याद रखना है। बहिष्कार शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो स्वीकार होगा। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बेरी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्विगु समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो द्विगु समास का जो उदाहरण होगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, त्रिभुवन जो है। त्रिभुवन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिभुवन जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। अब हम समास के बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रीति को समास रीति कहते हैं। समास द्वारा शब्द रचना होती है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वे समास कहलाता है, ये आपने याद रखना है। अनेक पद जब मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वो समास कहलाता है। समास का जो अर्थ होता है वो आपका संक्षेप करना है। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द जो है वो लुप्त हो जाता है। तो समास के आपको पता होगा समास के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ये आपने याद रखना है। 6 भेद हैं, कौन कौन से हैं इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द लोप हो जाओ तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता हो गया, आपको पता है माता, इसका जो होगा वो आपका माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। उसी तरह अगर द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में होता है आपका जिस समास में पूर्व पद जो हो वो संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुवन हो गया, नवरत्न हो गया, सतमंजिल हो गया, सप्तद्वीप हो गया, ये जो है वो आपके द्विगु समास के उदाहरण है। तो जिस समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक हो वो आपका द्विगु समास है। उसी तरह बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं कर्मधारय के, काली मिर्च हो गया, काली है मिर्च, नील कमल, नीला है कमल, पीताम्बर, पीला है अंबर, ये आपने याद रखना है। उसी तरह जो 5वां जो भेद है वो आपका अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद जो है वो अव्यय तथा प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। उसी तरह जो लास्ट जिसका भेद है वो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला, नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी, लंबोदर हो गया, लंबा उदर है जिसका, तो गणेश जी, ये आपने याद रखना है। तो बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं, जिन जिन समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा, त्रिभुवन होगा, ये आपने याद रखना है। द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो सदैव में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी संधि है, वो आपकी स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वर संधि जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये आपने याद रखना है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि आपको पता होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपने याद रखना है। व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और जो यण संधि है वो यण संधि कौन सी होती है? जब ई ऊ री ल के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः य व हलंत लग जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। तो यण संधि कौन सी होती है? जब ई ऊ री ल के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः क्या हो जाते हैं? ये इनके नीचे हलंत लग जाता है। आपको पता होगा, जैसे ये हलंत लग गया, इसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? तो आपको पता होगा अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अनु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो बे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अधर्म हो गया, धर्म में अधर्म लग गया, ये आपने याद रखना है। ये उपसर्ग है। अधर्म लग गया तो जो है वो उपसर्ग है। ईमान में बे लग गया, बेईमान हो गया। कपूत में कपूत लग गया, पुत्र में सुपुत्र लग गया। ये आपके उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं ये आपने याद रखना है। ये लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये आपने याद रखना है। और जो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, कौन कौन से? तत्सम उपसर्ग हो गया, तत्भव उपसर्ग हो गया, आगत उपसर्ग हो गया। उसी तरह प्रत्यय के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय हो गया आपका, और दूसरा जो हो गया वो आपका तद्धित प्रत्यय हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? वो अनु है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? तो देशज शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है? तो लोटा जो है, लोटा जो शब्द है वो आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं देशीय शब्द के बारे में। जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं उन्हें देशीय शब्द कहलाते हैं। देशीय शब्दों का जो मूल सामान्यतः जिन जन भाषाओं में होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ठेठ हो गया, झोला हो गया, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, बोंदू, ये जो शब्द हैं वो आपके देशीय शब्द हैं। उसी तरह तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में वे उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तत्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृतिक पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप से प्रचलित होते हैं उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, ये जो है वो आपके तत्भव शब्द हैं। उसी तरह बात करते हैं आगत शब्द, यानी कि जिन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। तो आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अखबार जो है वो आपका अरबी शब्द है। फारसी से शब्द आ गया आदमी, आमदनी, आसमान, कमरा। तुर्की से उर्दू, कुर्ता, चाकू, तोप, ये जो है तुर्की शब्द है। अंग्रेजी से जैसे इंजन, एकड़, कंपनी, कमीशन, कार जो है ये आपकी अंग्रेजी से आए हैं। पुर्तगाली से कौन कौन से शब्द आए हैं? गमला शब्द हो गया, चाबी, तौलिया, नीलाम हो गया, पादरी।
ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देश शब्द कौन सा होगा, वो आपका लोटा होगा। तो ऐसे देश शब्द के कई उदाहरण कौन कौन से हैं, पगड़ी हो गया, झोला, खाट, झाड़ू, थप्पड़, ठोकर, बोम्पू, अटकल जो है ये आपके देश शब्द के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यह जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये आपने याद रखना है, यह हो गया, वह हो गया, और ये हो गया, वे हो गया। ये जो है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे इसके उदाहरण लेंगे, वे अच्छे लोग नहीं हैं, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वे बहुत सुंदर है। ये जो है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। लंबाई जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लंबाई जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है, लंबाई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई हो गया, भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये आपके गुण के अर्थ में होते हैं, अवस्था के अर्थ में होते हैं, दशा के अर्थ में होते हैं, भाव के अर्थ में होते हैं। ये आपने याद रखना है। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि ऊ के उच्चारण स्थान हैं। तो इसके जो उच्चारण स्थान है वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होती है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। जैसे कंठ जो है, गले से कौन कौन से किसका उच्चारण स्थान है, क, ख, ग, ग, ण, ह, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तालव्य यानी कि तालु से च, छ, ज, ण, ये और श हो गया। मूर्धन्य यानी कि ताल के मूर्धा भाग से ट, ठ, ड, ण, ट, ठ, श हो गया। दांतों से त, थ, द, ध, न, ये हो गया। ये आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, उस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह वत्सर्य यानी कि दंत मूल से स, ज, र, ल हो गया। ओष्ठ यानी कि दोनों होठों से प, फ, भ, ब, म हो गया। और दंतोष्ठ्य से निचले होठों और ऊपर के दांतों से व और फ्र हो गया। ये आपने याद रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खटमल जो शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो खटमल आपको पता होगा ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि, ये आपके स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि महात्मा में कौन सा समास है। तो महात्मा में आपका कौन सा समास है। महात्मा में जो समास है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो महात्मा शब्द में जो आपका समास है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास उसे कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण है, नील कमल हो गया, जिसका नीला है कमल, पीताम्बर पीला है, अंबर, काली मिर्च काली है जो मिर्च। अगला प्रश्न है इस वीडियो को, ये लास्ट क्वेश्चन है, महोषण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो ये आपने नोट डाउन करना है। महोषण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है,
महाजमाऊष्ण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो महाजमाऊष्ण जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महोषण का ये सही संधि विच्छेद होता है। तो संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा हम डेफिनेशन एक तरह की डिस्कस कर लेते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी-कभी एक अक्षर में, कभी-कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी-कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। ऐसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो गया, विद्या प्लस आल्य हो गया विद्यालय हो गया, सत प्लस आनंद हो गया सदानंद हो गया। तो ये आपने याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हो या फिर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन या मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।